पीआरटी के बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट पीआरटी के ही हैं, और आपने तैयारी करवाया है इंटरव्यू का, आपने लगभग 1000 के आसपास सैकड़ों बच्चों को फेस किया है, देखा है उसकी कमजोरी ताकत को, उनको क्या सलाह दें? क्या सब थोड़ा सा समझ पीआरटी में, लेकिन जो परफॉर्मेंस 7 पेज का था वो भरना थोड़ा सा आसान भी है और थोड़ा सा कठिन भी है। किस तरीके से कठिन है, उसमें सबसे बड़ा कठिन चीज है, उसमें लिखा है सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट नहीं होता है। संस्कृत में कॉम्बिनेशन में ज्यादा समस्या नहीं आती है, बस इतनी समस्या फिर भी है कि तीनों वर्ष संस्कृत कम से कम होनी चाहिए। कुछ विश्वविद्यालय क्या करते हैं ये कि आप जिसका भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं आपके मन मस्तिष्क में वही होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि टीचिंग टेस्ट का मतलब ही वहां पर इंटरव्यू है। 15% व्यक्तित्व और 15% डेमो। अपना परिचय दीजिए, हिंदी में पूछा, इंग्लिश में, लेकिन सामान्यतः संस्कृत और हिंदी वालों को छोड़ करके सबको अंग्रेजी में ही देना चाहिए। संस्कृत हिंदी में सबको याद रखना जरूरी है कि आपने जिसमें डिग्रियां की हैं उन डिग्री से क्वेश्चंस बनने ही हैं। हाँ। अब आपके पास परफेक्ट जवाब उसका होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कुछ तो ऐसे भी हैं जो इंजीनियरिंग करने के बाद जेवीटी करके आए तो आपके पास आप में से भी कुछ हो सकते हैं। बिल्कुल। तो मतलब जो उनको क्या सलाह देंगे? अब आपकी तरह हजारों बच्चों को तो जो तैयारी करें वो तो नहीं पढ़ा, उनको क्या कहेंगे? उनको सलाह बस यही देंगे कि संस्कृत का इंटरव्यू लेते समय मेरे एक जूनियर मित्र थे, उनसे कहा कि आपको इंग्लिश नहीं आती, आप कैसे संस्कृत पढ़ा पाएंगे नॉर्थ ईस्ट में और साउथ में? तो उनका जवाब था, जो मैंने खुद भी कॉपी किया, उनका था जा सकते हैं। साथ में शिक्षा कब कब बदली, ये सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। आपने एक प्रश्न का जवाब नहीं वर्ड वगैरह लिखवाया आपसे, तो अब आपको वहां पर गलत उत्तर भी नहीं देना है और सही बताना है। लेकिन आपको 10 के 10 श्लोक याद नहीं तो घबराना नहीं, बड़े कॉन्फिडेंस में बोलना चाहिए। जिस बोर्ड में इंटरव्यू हो रहा है उस बोर्ड में उस टॉपिक की एनसीईआरटी की किताबें रखिए, ठीक है, वही आपसे पढ़ाने को कहेंगे। और पढ़ाने में 2 ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। पहला तो वही कह सकते हैं, आप बताना चाहें कितना नंबर आया था इंटरव्यू में? सर 56। जब आपका इंटरव्यू पूरा हो जाता है तो कुछ सिंबल्स भी देते हैं। कभी कभी वो सिंबल्स हानिकारक हो सकते हैं, कभी कभी फायदे वाले। सिंबल्स मतलब सिंबल। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ है आलोक सर, जो टीजीटी संस्कृत के पोस्ट पर केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि इन्होंने हमारे लिए समय निकाला और केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को आने वाले जो इंटरव्यू है, डेमो क्लासेस हैं, उनके बारे में बताएंगे। ये खुद एक मैच्योर टीचर हैं, कमाल का कॉन्फिडेंस है, नॉलेज है, और इन सब चीज़ों में मतलब केंद्रीय विद्यालय में आने से पहले ये तैयारी ही करवाते थे। सबसे शानदार बात ये तो उनके मतलब सैकड़ों बच्चों को तैयारी करवाने का अनुभव है, खुद का अनुभव है, इन्होंने कैसे इंटरव्यू को फेस किया, शानदार अंक लाए रिटर्न में, इंटरव्यू में। तो सीधे हम बात करते हैं। आलोक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे मनीष मधुबन चैनल पर। तो सर, कहाँ से मतलब किस वर्ष आपकी ज्वाइनिंग हुई केंद्रीय विद्यालय में? मैंने 2019 में केंद्रीय विद्यालय ज्वाइन किया। 2019 में कहाँ से शुरुआत हुई आपकी? कहाँ ज्वाइन किया? मैं 2019 में, जो 2018 बैच से 2019 में मैंने ज्वाइन किया, और मेरी पहली पोस्टिंग ललितपुर उत्तर प्रदेश में हुई। आगरा रीजन से। अभी आप कहाँ पे कार्यरत हैं? अभी मैं दिल्ली संभाग में केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 22 रोहिणी में पोस्टेड हूँ। दिल्ली संभाग में। एकदम ट्रिपिकल हिंदी वर्ड यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा इंग्लिश का भी ध्यान रखिए, कई बच्चे कमेंट करते हैं। तो सर को अच्छा खासा अनुभव है, जिस भाषा में बात करोगे उसी भाषा में बात कर लेंगे। तो मतलब इंटरव्यू का जो सही बात होता है वो इन्हीं से पता चलेगा। बहुत सारे टीचर का मैंने मतलब सर मैंने उनके इंटरव्यू के एक्सपीरियंस को साझा किया, शेयर किया बच्चों से, और काफ़ी बच्चे अच्छे मतलब कह रहे हैं कि अच्छा, टीजीटी संस्कृत का बहुत डिमांड था। तो मैं आप सबको बता दूं, ये टीजीटी संस्कृत की केवल बात नहीं होगी, ये ओवरऑल मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हैं। मतलब वैसे भी इंटरव्यू का तो कोई सिलेबस नहीं होता, कोई सिलेबस सेंटर्ड बात नहीं होती है, नहीं, सिलेबस पर बात होती है, लेकिन सेंटर्ड में बात होती है, वो ओवरऑल पर्सनालिटी चेक करते हैं। तो सर, कब था आपका इंटरव्यू, कब आपने रिटर्न दिया? आप थोड़ा सा। मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छे दिन था। एक्चुअली वो तारीख थी 14 फरवरी। अरे क्या बात है। अच्छा, 14 फरवरी को वो तो है ही फेमस जोड़ा जोड़ी और आशिकों के लिए। उसी दिन पुलवामा का 19 वाला। जिस दिन मैं इंटरव्यू देने जा रहा था जी, इंटरव्यू देने बड़ा खुश होकर गया, लेकिन जब लौट कर आया तो मायूसी भरे निकले, क्योंकि आते ही मोबाइल में पहला समाचार यही था कि पुलवामा में अटैक हो गया। ओहो, आप तक और आप तो करंट पढ़ाते थे, तो आपको तो बड़ा मतलब कनेक्टेड रहते थे। और जब मैं ट्रेन में बैठा था तो बार बार ये मन में आ रहा था कि कैसे दिन हम इंटरव्यू देने गए, एक साइड लोग खुशियां मना रहे हैं और दूसरी साइड वो ब्लैक डे
कि हमारे इतने सारे सैनिक चले गए, लेकिन फिर भी वो स्मृति में रहता है कि मैंने 14 फरवरी को अपना इंटरव्यू दिया। कहाँ था इंटरव्यू सर? मेरा इंटरव्यू चंडीगढ़ केंद्रीय विद्यालय में था। तो केंद्रीय विद्यालय चंडीगढ़ का वैसे भी यूनियन टेरिटरी है, तो आप तो बेहतर जानते हैं। बड़ा शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, साथ ही साथ वहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। लेकिन इंटरव्यू वाले दिन आप इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यवस्थाओं को नहीं देख सकते, क्योंकि आप अपने आप में ही व्यस्त हैं, मग्न होते हैं। तो कैसे क्या पहुंचे, थोड़ा सा बताइए शुरुआती का। शुरुआत तो ये था डॉक्यूमेंट्स कि वगैरह, हाँ। आधी तैयारी तो घर से करके जानी थी। अच्छा। जैसे कि सारे डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे वो सारे हम घर से तैयार करके गए। जैसे उन्होंने 7 पेज का परफॉर्मा दिया। अब 7 पेज के परफॉर्मा में हमें बायोडाटा भरना है। परफॉर्मा आपके मेल पे आया था? हाँ, मेल पर आया था। जब उन्होंने इंटरव्यू लेटर भेजा तो उसमें मुझे मेल ना करके उन्होंने बताया कि इस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जो परफॉर्मा 7 पेज का था वो भरना थोड़ा सा आसान भी है और थोड़ा सा कठिन भी है। किस तरीके से कठिन है, उसका सबसे बड़ा कठिन चीज है, उसमें लिखा है सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट। अच्छा। आप अपने आप क्या वर्ड क्या बोला आपने? सुटेबिलिटी हाँ, ऑफ द पोस्ट। हाँ, दरवाजा सड़ा दीजिए। आप इसको अपने आप को इस पोस्ट के अकॉर्डिंग पाते हैं, क्यों लिखी। अच्छा। ये 50 शब्द में आपको वहां पर लिखना है। हाँ। अब आप अपने हिसाब से क्यों चाहते हैं वो लिख सकते हैं, या फिर आप एक तरीके, उसके लिखने के तरीके कुछ अलग हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो सकता है कि आप उसमें ऐसे तरीके से लिखें कि मैं क्यों सूटेबल हूँ, या फिर आप थोड़ा सा पॉलिटिकल वे में भी जा सकते हैं और वो क्या चाहते हैं वो लिख दें कि सामने वाले पढ़ने वाले को वो शब्द अच्छे लगे। मतलब सॉरी फॉर इंटरप्शन, उसमें होता है मतलब कहते हैं क्या, असली जो सेलर होता है वो कस्टमर का ध्यान रखता है। हाँ। सामने वाले का ध्यान रखता है। जी आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, जैसे बिल्कुल सही कहा आपने। सेलर ना, हाँ। सेलर वही है जो स्कैंडिनेवियन देश के लोगों को फ्रिज बेच के आ जाए। वही कंडीशन यहाँ है कि यद्यपि आपको नॉलेज कितना है इससे कोई मतलब नहीं, वहाँ बहुत बड़े नॉलेज वाले हैं और उनको भी ऐसा लगना चाहिए हाँ मैंने यही पूछा था। अच्छा। इस तरीके से आपको लिखना होगा। तो आपने मतलब उसी हिसाब से पढ़ा था? हाँ, मैंने उस हिसाब से लिखा था। हाँ। यद्यपि मैं अपनी बात कहूँ तो बड़ा ईमानदारी से इंग्लिश थोड़ी कमजोर थी, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र से आता हूँ, तो मैंने वो इंग्लिश में ही लिखा। अच्छा। अच्छा। क्योंकि हिंदी में लिखता और एक गलती होती तो पकड़ी जाती, इंग्लिश में गलती क्षम्य है क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती। ऐसा आपको डिप्लोमेटिक भी इंटरव्यू में बनना पड़ सकता है। और टीजीटी संस्कृत के लिए दे रहे हैं। हाँ। तो अब माफ भी कर देंगे। तो क्योंकि मैं संस्कृत वाला हूँ, इंग्लिश की गलती क्षमा योग्य है, तो उन्होंने गलती पाई भी और माफ भी की। उनके वर्ड थे इंग्लिश वाले से और संस्कृत वाले को इतनी गलती ठीक लगती, जैसे मैथ्स वालों को माफ कर हाँ। देते हैं क्योंकि सेंटर उस पर। अच्छा। तो आप उसको अच्छे से भरिएगा। अच्छा। आपकी जो एजुकेशनल मतलब प्रारंभिक कहाँ से पढ़ ली? मैंने प्रारंभिक शिक्षा तो अपने गांव से ही ली। मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। कौन सा डिस्ट्रिक्ट सर? मैं मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला। अच्छा। आपने सुना होगा विश्व प्रसिद्ध खजुराहो। अच्छा। वो छतरपुर जिले में ही आता है। उसके पास ही हमारा बड़ा मलहरा तहसील पड़ता है, जिससे हमारे एक मुख्यमंत्री उमा भारती जी भी हुई। अच्छा, बहुत ओजस्वी। हाँ। हाँ, तो प्राइमरी और मिडिल मेरा वहीं से हुआ। 9th-10th मैंने वहीं के एक सरकारी विद्यालय से किया। 10वीं के बाद थोड़ा सा मेरी दादी आध्यात्मिक थी, तो उस वजह से मैं अध्यात्म पढ़ने चला गया। अच्छा। और मैंने 11वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक संस्कृत आध्यात्मिक रूप से पढ़ी, जिसमें जैनिज्म बुद्धिज्म जो दार्शनिक ज्ञान था वो लिया। साथ में उसी विषय में मैं डिग्री करता गया। डिग्री मतलब कौन कौन सी संस्कृत? मैंने संस्कृत में सामान्यतः विश्वविद्यालयों में बीए होता है, लेकिन मैं आध्यात्मिक दृष्टि से था तो मैंने शास्त्री डिग्री की। अच्छा, शास्त्री की डिग्री आपके? हाँ, फिर शास्त्री के बाद मैंने आचार्य की डिग्री ली। आचार्य एमए को कहते हैं? आचार्य एमए को कहते हैं, शास्त्री ग्रेजुएशन को कहते हैं, और वरिष्ठ उपाध्याय 12th को कहते हैं। अच्छा। कनिष्ठ उपाध्याय वरिष्ठ उपाध्याय होता है 11वीं-12वीं, फिर शास्त्री प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष मतलब ग्रेजुएशन, फिर आचार्य प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष अर्थात एमए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप इंटरव्यू पे आते हैं, तो मतलब चंडीगढ़ में इंटरव्यू 14 फरवरी 2019 को था। तो कब का टाइमिंग थी, कैसे क्या वहाँ पर माहौल बताइए थोड़ा सा। वहाँ सुबह 9 बजे का समय उन्होंने दिया था, अंतिम समय 8 बजे से 9 बजे के बीच में वहाँ पर एंट्री थी। अच्छा। तो एक जो समय का डर रहता है सामान्यतः हर विद्यार्थी को होता है, तो 8 बजे से पहले ही पहुंच गए कि कहीं लेट ना हो जाए, रास्ते में गाड़ी खराब ना हो जाए। रिटर्न क्वालिफाई करके आए हैं। हाँ, यद्यपि मैं वहीं पास में ही रुका हुआ था, पैदल पहुंच सकता था। और सबको थोड़े पहले जाना ही चाहिए, एकदम,
क्योंकि वहाँ जो लोग हैं उनसे भी कुछ अनुभव आपको मिलेगा, जो बाहर हमारे साथी खड़े हैं उन साथी से देखते देखते पता चला कि मेरा एक पेज सही नहीं लिखा। अच्छा, तो फिर मैंने वहीं सही किया। क्या गलती थी उसमें? उसमें गलती क्या थी कि मैंने जो मार्क्स लिखने थे उसका क्रम बदल दिया था। अच्छा, जो 10 से सीरियल वाइज लिखना था मैंने उल्टा कर दिया था। ओहो। तो इसलिए हमें कुछ कागज भी अपने तरीके से एक्स्ट्रा लेके जाने चाहिए और थोड़ा पहले वहाँ के लोगों से भी चर्चा करनी चाहिए, लेकिन सकारात्मक। अकेले गए थे, कोई था साथ में? क्या था? हाँ, मैं, मेरी पत्नी भी साथ में थी। हम अच्छा, दोनों गए। ये देखिए, मतलब हर सफलता के पीछे एक महिला का हाथ। हाँ, ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब में है, क्योंकि वो उससे पहले जॉब में थी, उन्हीं की प्रेरणा थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब में आऊँ। क्या बात है। तो चलिए, मतलब अब इंटरव्यू में मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का माहौल कैसा था वो बताइए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में माहौल बहुत मित्र का जैसा था। उन्होंने किसी को ऑब्जेक्शन नहीं किया। हाँ, जब आपकी वास्तविकता में परेशानी थी तो उन्होंने उनको बाहर भी किया। अच्छा, जैसे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, संस्कृत में तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन टीजीटी में अक्सर ऐसा देखा गया। टीजीटी में सबसे ज़्यादा एसएसटी और साइंस में कॉम्बिनेशन नहीं होता है। हाँ। संस्कृत में कॉम्बिनेशन में ज़्यादा समस्या नहीं आती है, बस इतनी समस्या फिर भी है कि तीनों वर्ष संस्कृत कम से कम होनी चाहिए। कुछ विश्वविद्यालय क्या करते हैं, 2 वर्ष संस्कृत पढ़ाते हैं, 1 वर्ष हिंदी कर देते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन में फिट नहीं बैठते। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होती, तीनों वर्ष संस्कृत के प्रत्येक विषय में 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए और ओवरऑल भी होने चाहिए। तो ये वाला कॉम्बिनेशन भी कई बार फिट नहीं बैठता है और वो लेकिन सीधा सरल है तो ज़्यादा। हाँ। तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप बता रहे थे कि क्या मतलब सो रहे थे आप? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वास्तविकता क्या थी कि मेरे मार्क्स रिटर्न में अच्छे थे जब मैंने आंसर की से चेक किए थे। अच्छा, तो थोड़ा सा मैं चिंता फ्री हो गया, रिलैक्स थे। हाँ, कि होना ही है, कि हाँ लगभग उम्मीद थी कि हो ही जाएगा, नंबर कम आएंगे तो भी। तो उन्होंने 8 बजे हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया और एक ही टेबल पे 100 लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था। अरे बाप रे। तो इस वजह से मेरा नंबर बहुत लास्ट में था। तो अब क्या करते, सारे लोग शोर कर रहे थे। मैंने कहा रिलैक्स रहने के लिए हम आराम कर लेते हैं। आप भी शोर कर रहे थे? ना, मैं कोने में सो रहे थे? हाँ, नहीं, कोने में सो भी नहीं रहा था, शोर भी नहीं कर रहा था। एक्चुअली शोर करने के लिए कंपनी चाहिए, मैं था अकेला, किसी को जानता नहीं था, तो सोने का तो सवाल था नहीं। तो मैंने कहा चलो हेड डाउन कर लेते हैं, शोर नहीं करते हैं, तो जो हम सोच रहे थे वो कहीं बाहर ना जाए। अच्छा, क्योंकि बाहर के लोगों की बातें आ जाएं तो हमारा चिंतन बिगड़ सकता है। आपने क्या आंसर सोच के रखे हैं और कोई आपके आंसर्स को बिगाड़ सकता है। ओह, मतलब बहुत बड़ी बात पे आप मतलब कि आके कुछ बता दे तो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब न हो जाए हमारा थॉट। हाँ। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि आपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है और सामने 2 विद्यार्थी उसी टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं और कोई आपसे पूछ ले आपको आता नहीं है, हो सकता है उस समय आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए। हाँ, इसलिए परीक्षा के समय ज़्यादा चर्चाएं नहीं करनी चाहिए, पहले चर्चाएं खूब करो। तो आप कह रहे थे मतलब क्लास में तो शोर वगैरह हो रहा था? शोर हो रहा था, तो संस्कृत पढ़ते थे। हाँ। तो मैंने संस्कृत में ही कह दिया अलम कोलाहलम। क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है कोलाहल ना करें, शोर ना करें। संस्कृत का आपने वहीं से डेमो शुरू कर दिया। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले हमारे सर लोग थे, पूरी टीम बैठी थी वहाँ पे कैलकुलेटर के। तो बोलते फिर से बोलो, क्या बोला? हमने कह दिया अलम कोलाहलम। अच्छा, हमारे और मित्र भी आसपास लोग जो मतलब इसमें कीप साइलेंस। हाँ, कीप साइलेंस। तो अंग्रेजी तो आती नहीं, जब मैं संस्कृत वाला हूँ तो उसी में बोलूंगा। सुन लो, ये है तो व्यक्तित्व से सब्जेक्ट की झलक। हाँ। तो आपको एक बात और याद रखनी चाहिए कि आप जिसका भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं आपके मन मस्तिष्क में वही होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। क्योंकि मानता हूँ कि साक्षात्कार में आपका व्यक्तित्व भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन विषय के बिना व्यक्तित्व की कोई वैल्यू नहीं। सही बात। और इस बार के पेपर में तो विषय भी पूछ लिया है। तो इस बार कोशिश ये की जाएगी, जो मैं सोचता हूँ कि विषय से कम और व्यक्तित्व से ज़्यादा पूछा जाए। हाँ, क्योंकि कई लेयर में विषय का टेस्ट हो चुका है। पिछले बार तक वो 2019 तक जो पेपर हुए उसका थोड़ा परीक्षा का पैटर्न अलग था, उसमें कहीं भी किसी सब्जेक्ट को नहीं पूछा गया। सबका टीजीटी का एक पेपर था। मैंने भी सेम दिया, आपने भी सेम दिया। तो उनको लगता था कि इसको विषय आता कि नहीं, वहाँ विषय पे ज़्यादा डीप में पूछा गया। अब उनको पता है कि विषय को क्वालिफाई करके आया है तो वो आप पर ज़्यादा फोकस करें। और इस बार 70-30 का रेशियो है, हम 85 और 15 का रेशियो देके आए थे। ये भी मैटर करेगा, इंटरव्यू का थोड़ा सा वेटेज बढ़ गया है। यद्यपि कुछ यूट्यूबर्स कह रहे इंटरव्यू हट गया, अरे लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो उन्होंने कहा है कि टीचिंग टेस्ट का मतलब ही वहाँ पर इंटरव्यू है। 15% व्यक्तित्व और 15% डेमो।
डेमो पे हम बात करेंगे। तो ये सारी बातें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बारी आ गई आपकी। बारी आई, फिर बैठे रहे और मेरा इंटरव्यू का टाइम आया, ठीक है। शाम को 5 बजे। सुबह 9 बजे के 8 बजे चले गए तो 9 से काउंट करें। हाँ 9 से काउंट करेंगे। तो 5 बजे तक मैं बैठा रहा। मेरे आगे मेरे एक्चुअली 17वां नंबर था। अच्छा। और एक बोर्ड में 20 लोगों के इंटरव्यू थे। टोटल 5-6 बोर्ड बने होंगे। तो अब उस बोर्ड के 17वां नंबर मेरा था। तो मेरे पहले बहुत सारे लोग 16 के हो चुके थे। हाँ। और समस्या क्या थी, इंटरव्यू प्रारंभ ही लेट हुए। अच्छा। तो लेट हो गया। बाकी मैंने जितनों के अनुभव सुने वहाँ पर किसी का 5, 6, 7 मिनट से ज़्यादा कभी नहीं हुआ। आप बाहर जब रूम के बाहर खड़े थे, जिस रूम में इंटरव्यू हो रहा था, उन सबसे पूछते जा रहे थे। हाँ। तो 5 मिनट, 5.5 मिनट, 6, 7 इतना ही इंटरव्यू चल रहा था। निकल रहे थे। तो जब मेरे पहले वाले का जरूर 8 मिनट तक चला। अच्छा। तो आवाज़ आ रही थी बाहर? हाँ, क्योंकि मैं बाहर ही वेट कर रहा था। तो बाहर आ रही थी? आवाज़ तो नहीं आ रही थी, गेट पूरा बंद था। चौकीदार अपना हाँ, लेकिन एंट्री मेरे सामने हुई और एग्जिट भी मेरे सामने हुआ। तो जब आपका डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी एक कॉपी वहाँ पे होता है, आप एक कॉपी लेके गए, ओरिजिनल लेके गए, फाइल वगैरह। तो जब वहाँ पे गए, जब आपका कहा कि चौकीदार ने कि अब आप जाइए अंदर, बताइए। जैसे ही मैं अंदर पहुँचा तो एक आप हमें वेल मैनर्स दिखाना होता है वहाँ पर, कि हम जाते ही बैठ ना जाए। जैसे ही मैं पहुँचा तो मैंने अभिवादन किया, वो भी संस्कृत में। कैसे? जैसे हम संस्कृत में बड़ा टिपिकल ना बोलें, आसान भाषा में नमो नमः महोदय। इसका क्या अर्थ है? महोदय आपको नमस्कार। मैं आई कमी नहीं बोला? मैं आई कमी नहीं बोला। क्या बोला उसकी जगह? अहम आगंतुम शक्नोमि महोदय। अच्छा। क्या महोदय, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? असली संस्कृत का टीचर है। हाँ। अच्छा। क्योंकि आपको वहाँ पर संस्कृत प्रारंभ से दिखानी है, ताकि वो अंदर संस्कृत पूछेगा ही नहीं। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो उनको संस्कृत पर तो भरोसा था। जैसे ही फिर उन्होंने कहा बैठिए, मैंने उनका धन्यवाद ज्ञापन किया और मैं बैठ गया। अब उसके बाद उनका पहला प्रश्न था, अपना परिचय दीजिए। हिंदी में पूछा, इंग्लिश में? उन्होंने, वो कुछ नहीं पूछते हैं। जितना भी मेरा अनुभव और लोगों से भी था, उनका प्रश्न ये होता है, अपना परिचय दीजिए। नहीं, ये सेंटेंस इंग्लिश में बोला है हिंदी में उन्होंने? पैनल? हाँ, उन्होंने अपना जो सेंटेंस बोला, हाँ, वो हिंदी में ही बोला। चलिए। हाँ। लेकिन अब हमारी मर्जी है कि हम किस में दें। लेकिन सामान्यतः संस्कृत और हिंदी वालों को छोड़ करके सबको अंग्रेजी में ही देना चाहिए। संस्कृत हिंदी वाला चल सकता है, लेकिन संस्कृत वाले को संस्कृत में ही देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको इसी से सब पता चल रहा है कि आपने संस्कृत कितनी पढ़ी। सही। हो सकता है कि आप पहले से तैयारी करके जाएं। एकदम। और परिचय तो किया ही जा सकता है, और परिचय पूरा तैयार किया जा सकता है। तो जैसे ही उन्होंने परिचय पूछा, मैंने संस्कृत में ही बोलना प्रारंभ किया। पूछा हिंदी में, लेकिन उन्होंने संस्कृत में परिचय दिया। हाँ। तो उनको उससे लग गया कि इनको संस्कृत आती है। परिचय पूरा दिया अपना आराम से। मैंने पूरा परिचय संस्कृत में 2 मिनट तक दिया। 2 मिनट तक? एक्चुअली मेरा इंटरव्यू 18 मिनट चला। क्या बात है, उनको मज़ा आ गया क्या? हाँ, जब मैंने इंटरव्यू दे रहा था तो मैंने परिचय दिया। परिचय देने के बाद उनके पास डॉक्यूमेंट होते हैं। तो उन्होंने पहला प्रश्न मेरे से पूछा कि आपने संस्कृत से शास्त्री किया, तो फिर इतिहास से एमए क्यों किया? यह हमें सबको याद रखना जरूरी है कि आपने जिसमें डिग्रियां की हैं, उन डिग्री से क्वेश्चंस बनने ही हैं। हाँ। अब आपके पास परफेक्ट जवाब उसका होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बीएससी कर लेते हैं, फिर बीएड करते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो इंजीनियरिंग करने के बाद जेवीटी करके आए हैं। तो आपके पास, आप में से भी कुछ हो सकते हैं। बिल्कुल। तो आपके पास उसका उत्तर होना चाहिए। उनको इससे कोई समस्या नहीं है कि आपने ऐसा क्यों किया। आप किस तरह? समस्या इससे है कि आप उसको सिद्ध कर दें कि मैंने सही किया। बहुत सारे लोग हैं। तो मतलब कैसे सरल आपने मतलब इसका हैंडल किया इस प्रश्न को? इस प्रश्न को मैंने तो वो संस्कृत की भाषा में ही हैंडल किया। मैंने उनको उत्तर दिया कि संस्कृत और इतिहास में अभिनाभावी संबंध है। अब यद्यपि अभिनाभावी संबंध एक न्याय का विषय है, तो उनको तो समझ में नहीं आया। हाँ। और मैं भी चाहता था कि उनको समझ में ना आए। क्या बात है। क्योंकि जब वो प्रश्न, मैं उनको प्रश्न दे रहा था, एक्चुअली मैं प्रिपरेशन ऐसी करके गया था कि मैं उनको प्रश्न दूं, वो मुझे प्रश्न ना दें, मैं खींच के ले आऊं अपने। हाँ। तो उनका अगला प्रश्न स्वयं ही आ गया, ये अविनाभावी संबंध का क्या मतलब? तो मैंने फिर संस्कृत में बात की, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वह्नि। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। अच्छा। तो बोले उसका मतलब?
मैंने कहा जहाँ जहाँ इतिहास है वहाँ वहाँ संस्कृत है, तो वो सिद्ध करके दिखाइए। वो आगे बढ़ते जा रहे हो, मैं उनको उसी वे में आगे बढ़ा लेके जाना चाह रहा हूँ। तो उन्हें कहा सिद्ध कीजिए। तो मुझे बहुत अच्छा प्रश्न मिला था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जीके का था और संस्कृत का था। मतलब सर मैं बता दूं आप सबको कि इन्होंने बड़े बड़े कोचिंग में, कौन कौन सी कोचिंग में? मैं मदर्स कोचिंग में पढ़ाया हूँ, जो जयपुर की टॉप मोस्ट थी, और दिल्ली की मोस्टली कोचिंग्स में पढ़ाया है। मोस्टली बड़े बड़े कोचिंग में इन्होंने जीके और पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के क्लासेस लिए हैं। मतलब 1500 बच्चे सामने हैं, इतने एलईडी वगैरह लगे हुए हैं, कैमरा लगा हुआ है, तो अब इनका इंटरव्यू तो बढ़िया जाना ही था, तो सीखें जी। तो उसमें अब जब मैंने सिद्ध किया तो मैंने कहा इतिहास को शुरू करते हैं। मतलब ये खींच के अपने इतिहास की तरफ ला रहा है, क्योंकि संस्कृत से ज़्यादा स्ट्रांग इनका पॉलिटिकल और हिस्ट्री है। हाँ बिल्कुल, मेरा संस्कृत इतना स्ट्रॉन्ग सच में नहीं था। अब तो लेकिन उनको एहसास नहीं होने दिया। यद्यपि स्ट्रॉन्ग था 2008 तक, जब तक मैं पढ़ रहा था टच में थे। लेकिन 2008 से 19 का जो 11 साल का गैप आया, इसमें संस्कृत का कोई मतलब नहीं था। ठीक है। तो मैंने संस्कृत थोड़ी सी डाउन हो गई। तो मैंने उनसे पहला प्रश्न, उन्होंने जब पूछा कि संबंध बताइए, तो उसके बाद मैंने कहा कि हमारा आदि काव्य है रामायण, और वो रामायण संस्कृत में लिखा है, और रामायण को पढ़े बिना राम कैसे आए? राम को सिद्ध करने के लिए रामायण पढ़ना जरूरी है। राम इतिहास है और रामायण संस्कृत है। अच्छा। और जब तक आप रामायण नहीं पढ़ेंगे तो राम का इतिहास नहीं पढ़ सकते। जब तक महाभारत नहीं पढ़ेंगे पांडवों का इतिहास नहीं पढ़ सकते। तो उन्होंने फिर कहा कि धार्मिक ग्रंथों के अलावा कुछ बता सकते हैं? तो फिर उन्होंने कहा राजतरंगिणी जो कल्हण जी ने लिखी, आप वात्स्यायन जी को पढ़ें, पाणिनि को पढ़ें, इसमें भी उन्होंने सूत्र में भी इतिहास बताया। कालिदास जी के अभिज्ञान शकुंतलम पढ़ें तो उसमें भी क्या है, अभिज्ञान शकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला, ये भी एक ऐतिहासिक कैरेक्टर है। यहाँ तक कि दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत, हाँ, जिनके लोग जानते हैं कि उनके नाम से हमारा देश भारत है। तो इतिहास और संस्कृत दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। मैंने उनको इतना बताया। अच्छा, फिर आगे? फिर उनके प्रश्न लगातार आ रहे थे। अच्छा। कि उन्होंने फिर कहा कि क्या आप रामायण और महाभारत को मानते हैं? मानते हैं मतलब? मानते का क्या वो इतिहास में वास्तविकता में हुए हैं? अच्छा। क्योंकि कुछ लोग आजकल भी ऐसा चलता है ना कि कुछ कहते हैं नहीं ये तो काल्पनिक है। हाँ। तो फिर मैं उनको वापस वो न्याय की भाषा में ही लेके जाना पड़ा कि एक शब्द आता है न्याय में, काल विप्रकृष्टा। काल विप्रकृष्टा मतलब समय से दूर, या तो क्षेत्र विप्रकृष्टा, क्षेत्र से दूर। जैसे मैं कभी अमेरिका नहीं गया, मैंने अमेरिका नहीं देखा, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अमेरिका नहीं है। सही बात। मैंने राम को नहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं है कि राम नहीं है। ठीक, हमने उनको फिर समझाया जिस प्रकार से आपके दादा तो आपने संभवतः देखे होंगे लेकिन परदादा नहीं देखे, तो इसका अर्थ यही लगाया जाए क्या कि आपकी पहली पीढ़ी नहीं हुई? ये आपने कहा वहाँ? हाँ। तो उनका कहना था नहीं, मेरे दादाजी ने उनको देखा। अच्छा। तो फिर मैंने कहा कि हाँ, बस वाल्मीकि जी ने राम जी को देखा, और जो देखा वो लिख दिया, जो लिख दिया वो आज तक चला आ रहा है। जरूरी नहीं कि हमने इतिहास के उस पुरुष को देखा हो, कल के दिन फिर मैं कहूँगा मैंने गांधी जी को नहीं देखा तो गांधी नहीं हुए। और यहाँ तक कि नेल्सन मंडेला और लिंकन जी ने लिखा है कि इतिहास भरोसा नहीं करेगा कि एक सिंगल हड्डी मतलब पतली कदकाठी का व्यक्ति इतने बड़े बड़े आंदोलन करके चला गया, आगे आने वाला समय विश्वास। आइंस्टीन ने कहा कि हार मान सकते, आइंस्टीन ने कहा विश्वास नहीं करेगा। तो ऐतिहासिक दस्तावेज हमें उस चीज़ बताते हैं कि वास्तव में हुआ है और ऐसा हुआ है। तो मतलब मुझे लगता है पढ़ाने का एक फ़ायदा मिला, हज़ारों बच्चों को आपने फेस किया था तो उसका एक फ़ायदा मिला आपको? हाँ, उसका बहुत फ़ायदा मिला। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि प्रत्युत्पन्नमति हो जाती है। मतलब प्रत्युत्पन्नमति का मतलब वहाँ से प्रश्न आया नहीं कि आपका उत्तर ऑटोमेटिक फ्रेम है, क्योंकि इतने बच्चों का प्रश्न आप झेल चुके हैं। हाँ, उसका फ़ायदा मिला कि बच्चे भी बहुत विभिन्न प्रकार के प्रश्न लेके आते हैं, तो आपको उन बच्चों का प्रश्न करेक्ट भी करना है और उसका उत्तर भी देना है। ऐसे ही इन्हें भी जो प्रश्न किया तो आपके माइंड में तुरंत फ्रेम हो जाता है कि हाँ, इसका उत्तर तो हमें ऐसे देना है। तो मतलब जो उनको क्या सलाह देंगे? अब आपकी तरह हज़ारों बच्चों को तो जो तैयारी करें वो तो नहीं पढ़ा, उनको क्या कहेंगे आप? उनको सलाह बस यही देंगे कि आपका बैकग्राउंड देखिए, आप रिटन क्लियर करके आए हैं, इसका मतलब ये है कि आप बहुत योग्य हैं, अपने आप को कम नहीं समझें। सीटेट पास, बीएड पास, एग्जाम पास। पहले आपने ग्रेजुएशन किया, फिर बीएड किया,
फिर सीटेट जिसका रिजल्ट 25% भी नहीं आता, वो सीटेट पास करके आप आए हैं, फिर आप इसका रिटन एग्जाम क्लियर करके आए हैं, तो आप योग्य हैं। अब उन सभी योग्यों में से जो अधिक योग्य हैं उनको छांटना है। आपको योग्यता साबित करनी है। हाँ, आपको ये साबित करना है कि नहीं, मैं इस पोस्ट के लायक मैं ही हूँ। आपको ये नहीं देखना कि 300 पोस्ट है, नहीं, मैं तो टीचर के लायक हूँ। आपको वहाँ पर सिद्ध करना है। कैसे करेंगे? अपने व्यक्तित्व से, अपने रिज्यूम से और साथ में अपने विषय के ज्ञान से। सबसे पहला प्रश्न आता है व्यक्तित्व। तो वैसे भारत का जो इतिहास है ना, उसमें नाम ऐसे रखे जाते हैं जिस नाम का कोई मतलब हो। अच्छा, जैसे अमेरिका और आदि देशों में चलते हैं ना, नाम का कोई सेंस नहीं है। भारत में ऐसा कोई नाम नहीं है जिस नाम का कोई सेंस ना। अच्छा, जैसे आलोक, प्रकाश, मनीष, मन को अच्छा लगने वाला। कोई भी नाम आप देखिए, आशीष, आशीर्वाद, अजय, जिसको जीता ना जा सके। आप चाहे कोई सा भी नाम लेके आए, सबके मतलब है। तो सबसे पहला प्रश्न उनका ये होता है, आपके नाम का अर्थ बताइए। आपके नाम का अर्थ बताइए। आपसे पूछा? मेरे से नहीं पूछा, क्योंकि मेरे जो बायोडाटा था उसमें एक ऐसा टॉपिक आ गया था कि उसमें आलोक शब्द का अर्थ स्वयं ही प्रकाशित हो गया था। अच्छा 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 अच्छा। जैसे कि जब मैंने उनको बताया तो ख्रिस्टाब्द शब्द एक वर्ष के लिए प्रयोग किया जाता है संस्कृत में। अच्छा, तो उस ख्रिस्टाब्द को लेके पंडिता रमाबाई कैरेक्टर हैं और बहुत अच्छा उन्होंने एजुकेशन के लिए किया। हाँ, रमाबाई। तो उन रमाबाई को जब मैं बता रहा था ख्रिस्टाब्द शब्द के कारण रमाबाई जी का जिक्र हुआ, तो मैंने उनमें शब्द लगाया कि उन्होंने अपने ज्ञान से, अपने व्यक्तित्व से पूरे विश्व को आलोकित किया। उस आलोकित जब शब्द आया तो उन्होंने फिर पूछा कि आलोकित का मतलब, तो मैंने कहा प्रकाशित करना। अच्छा, तो उनको इनडायरेक्ट वे में उनका नाम का पता चल गया था, इसलिए उन्होंने अलग से नहीं पूछा, लेकिन सामान्यतः पूछते हैं। आपकी आवाज़ शानदार है। आप वहाँ भी ऐसे ही बात कर रहे थे? हाँ, ऐसी बात कर रहा था। एक्चुअली किसी प्रकार का भय मन में था ही नहीं। एक तो इसलिए कि मैं पहले से सेटल था, एक इसीलिए सेटल मतलब अच्छा पढ़ा रहे थे, पैसा अच्छा खासा, तो सैलरी के लिए मैं वहाँ पे नहीं जाना चाह रहा। सही सही सही। तो एक तो ये था, दूसरा ये था कि मार्क्स रिटन में अच्छे थे, मैंने आंसर की से चेक किए थे, अच्छा, तो भी उम्मीद थी कि हो जाएगा, तो भी डर नहीं था। तीसरा एक कि मैं इंटरव्यू के बैचेज पढ़ा रहा था, अच्छा, इसीलिए भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, मतलब एस्पिरेंट्स को देख देख के ये समझ में आ गया था कि हमें कौन सी गलती नहीं करनी है। हाँ, क्योंकि जब इंटरव्यू ले रहे थे ना, मॉक इंटरव्यू पढ़ा रहे थे, तो विभिन्न नाम वाले लोग आए, विभिन्न बैकग्राउंड वाले लोग आए। उनके जब इंटरव्यू हमने देखे या लिए तो उससे पता चला कि हाँ, यहाँ मैं भी गलत कर सकता हूँ। एक तो ये फ़ायदा हुआ था। दूसरा फ़ायदा ये हुआ था कि कुछ लोगों के उत्तर हमसे भी अच्छे थे, हमने वो अडॉप्ट कर लिए। ये बात है। जब आप किसी के पास जा रहे हैं, यद्यपि वो आपसे छोटा हो सकता है, लेकिन हो सकता है उसकी भाषा पे या विषय पर पकड़ अच्छी हो। तो ऐसे भी कुछ मुझे मेरे दोस्त मिले जो उनके हमने क्वेश्चंस के आंसर्स खुद के पास ले लिए। मतलब इसका ये सिद्ध होता है कि विद्या में जो कहा गया ना कि दान देने से बढ़ता है, हाँ, वो यहाँ पे चरितार्थ। बिल्कुल चरितार्थ हुआ। मैं इसका बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ कि मेरे एक संस्कृत का इंटरव्यू लेते समय मेरे एक जूनियर मित्र थे, उनसे कहा कि आपको इंग्लिश नहीं आती, आप कैसे संस्कृत पढ़ा पाएंगे नॉर्थ ईस्ट में और साउथ में। तो उनका जवाब था, जो मैंने खुद भी कॉपी किया, उनका था, आई एम कम्फर्ट विद इंग्लिश नॉट परफेक्ट। मैं अंग्रेजी के साथ कंफर्ट फील करता हूँ, लेकिन परफेक्ट नहीं हो ये मुझे भी पता है। हाँ, और संस्कृत वाले को जितनी आवश्यकता है उतनी मुझे आती है। यस, ये हिंदी वाले भी कहे। हाँ, हिंदी वाले भी कह सकते हैं। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जब आप जाएंगे, संस्कृत को संस्कृत मीडियम से ही पढ़ाइएगा। आप ये मत सोचिएगा कि आपको इसको इंग्लिश मीडियम में लेके जाना, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में जैसे संस्कृत लेके जाते हैं तो आपका ज्ञान फिर किसी काम का नहीं रह जाता है, क्योंकि आपने वो विषय क्यों पढ़ा है इसकी भी एक महत्वता है, आपने क्या सोच करके पढ़ा है। और जब संस्कृत को अंग्रेजी में ही पढ़ाना तो अंग्रेजी ही पढ़ा लेते हैं। एकदम से हमारे भारत में अंग्रेजी हिंदी में पढ़ाई जाती है। ट्रांसलेट कर देते हो, पढ़ाना कह देते। आधे स्कूलों में क्या होता है, जब टेंस पढ़ाते हैं, ता है, ती है, ते है, मतलब इंग्लिश को भी हम किस में पढ़ा रहे हैं, हिंदी में। बस संस्कृत को इंग्लिश में क्यों पढ़ाना है। लेकिन फिर भी उतनी इंग्लिश आनी चाहिए, जब कोई बच्चा कहे सर इसका मतलब समझ नहीं आया, तब आप उस शब्द को इंग्लिश के द्वारा समझा सकें। जैसे आ गया हमारे इसमें शब्द दंड दीपा। दंड दीपा का मतलब ट्यूबलाइट। अच्छा,
तो आप उसको इंग्लिश में ट्यूबलाइट समझा सकें, इतनी तो आपको आना जरूरी भी है, क्योंकि संगठन पूरे भारत में फैला हुआ है। तो आप बैठे रहे, ये पैनल क्वेश्चन होता रहा। मैं थोड़ा सा पैनल के बारे में जानना चाहूँगा, कैसे मेल फीमेल का रेशो कितने थे? पैनल में 4 लोग टोटल थे, 4 में से 3 तो मेल थे, 1 फीमेल थी। अच्छा, फीमेल एक फीमेल थी। और फीमेल का जो एक्सप्रेशन था, उनको देख के मैं अंदाजे से कह सकता हूँ कि वो मनोवैज्ञानिक थी। अच्छा, वो ऑब्जर्व कर रही थी। हाँ, उन्होंने क्वेश्चंस नहीं पूछे, बस वो ऑब्जर्व कर रही थी। इससे मुझे संभवतः लगा कि शायद वो एक मनोविज्ञान की विशेषज्ञ हो, कि वो मेरे हाव भाव को देख रही हैं कि मैं कैसे वहाँ पर ट्रीट कर रहा हूँ। साइड में बैठी हुई थी क्या? हाँ, नहीं बैठे तो पैनल में ही थी, क्योंकि मेरे साथ क्या हो रहा था, मेरा गला सूख गया था बोलते बोलते। हाँ, तो सामने जो इंटरव्यू ले रहे थे उनको लग रहा था कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, 8 बजे से वहाँ थे और मैंने वहाँ पानी भी नहीं पिया, तो गला सूख रहा था। लेकिन एक बात सबको याद रखना होगा, वहाँ का माहौल बहुत अच्छा होता है। वो आपको लाइट करने की उन्होंने फिर मुझे कहा कि पानी पी लो। उन्होंने मुझे बोतल दी छोटी, मैंने पानी पिया, उसके बाद बराबर चलता गया। आपने पानी पी? हाँ, मैंने पानी पिया भी। अच्छा, क्योंकि मैं बोल ही नहीं पा रहा था। गला सूख। लेकिन इसका फायदा ये हुआ कि इसमें इतना सारा समय व्यतीत हो गया कि मुझे संस्कृत पढ़ाने को कहा ही नहीं। तो जब अच्छा ये सारे प्रश्न उत्तर करने के बाद डेमो हुआ ही नहीं आपका? हाँ, मेरा डेमो ही नहीं लिया उन्होंने, क्योंकि मैंने संस्कृत बीच बीच में इतनी प्रयोग की कि उनको लगा कि डेमो की आवश्यकता नहीं है। हाँ, साथ में मेरी खुद की करंट जीके की मैगजीन चलती थी आपकी? हाँ, 2 साल मैंने लिखी, उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मैंने उसमें लगाया था। अच्छा, तो फिर उस वजह से उन्होंने करंट के क्वेश्चन भी बहुत पूछे। पूछे? हाँ जैसे कुछ याद है? हाँ, कुछ याद है। जैसे स्पोर्ट्स को लेके पूछे कि 2019 में जब हम चल रहे थे तो उस समय कोई क्रिकेट का दौरा चल रहा था, तो उसका एक प्रश्न पूछा। एक प्रश्न उन्होंने पूछा कि जब मैं चंडीगढ़ में दे रहा था इंटरव्यू, तो उन्होंने चंडीगढ़ एक यूटी है, तो उन्हें यूनियन टेरिटरीज पूछ लिए। अच्छा, चंडीगढ़ में बैठे और आप जीके वाले हैं, तो आपको ये आना चाहिए। तो ऐसे प्रश्न भी आपके जो आप लिख के जाएंगे उसमें ऐसे प्रश्न होंगे ही होंगे। तो जो करंट की तैयारी कर रहे हैं, मतलब इंटरव्यू की, उसमें करंट में कौन कौन से क्षेत्र में, क्योंकि आपका जीके भी रहा, करंट भी रहा और आप अपने सब्जेक्ट भी पकड़ बनाते हैं। देखिए, करंट में बहुत सारे प्रश्न तो नहीं पूछे जाते। यहाँ तक कि जब पेपर में भी करंट देखते हैं ना, तो करंट नहीं पूछता वो, करंट रिलेटेड ओल्ड। अच्छा, जैसे कि हमने किसी देश की मुद्रा पूछ ली, तो हम लोग क्या पूछते हैं, तो जीके का आ गया। ये जीके नहीं है, करंट रिलेटेड ओल्ड, मतलब बिल्कुल निश्चय है उस मुद्रा में हमारे देश से कोई एग्रीमेंट हुआ होगा। अच्छा, और हमें क्या लग रहा है, करंट पूछ रहा है। वो करंट पूछ रहा है। जैसे इस वर्ष आपने देखा हो तो पिछले जो 2022 में पेपर हुए, उन सारे पेपरों में चोरा चोरी के प्रश्न ज़्यादा पूछे। अच्छा, तो हम क्या कहेंगे, चोरा चोरी इतिहास का टॉपिक है, लेकिन मैं इसको एनालिसिस ऐसे करूंगा, ये इतिहास का नहीं है, करंट का है, क्योंकि उसके 100 वर्ष पूरे हो गए, वो चर्चा में आ गया। 1922 में चौरी चौरा में, हाँ। जिसके कारण असहयोग यानी नॉन कोऑपरेशन को रोक बंद दिया किया गया गया था गांधी जी के तो वो अब लाइट में आ गया। द्वारा। हम उसकी 100वीं वर्ष मना रहे हैं, तो उन्होंने वहां से प्रश्न पूछा। इसका मतलब यह है कि आप अपना बैकग्राउंड का जो भी करंट आपके इस बार हुआ हो, वो भी आपको आना चाहिए। कितने महीनों तक का कह रहे हैं कि बच्चे पूछते हैं? करंट आज का है, लेकिन उसके रिलेटेड टॉपिक तो कई सदियों तक का हो सकता है। सही सही सही। जैसे कि आप अगर बात करें साइंस की, फिजिक्स की भी बात कर लें जैसे, तो साइंस में आप तीनों स्ट्रीम आती हैं, उन तीनों के नोबेल विनर आपको पता होने चाहिए। नोबेल में जो 6-7 कितने मिलते हैं? हाँ, जो नोबेल मिले, जो आपके फील्ड का नोबेल कौन सा है, हाँ, वो जरूर याद ये है। करंट है। जैसे आप विज्ञान के हैं तो विज्ञान दिवस कब मनाते, क्यों मनाते, कैसे मनाते, ये करंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए वो करंट है। और संस्कृत में जो पुरस्कार दिए जाते हैं। हाँ, संस्कृत में जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो करंट है। साथ में केबी ने कुछ क्या नया किया, वो भी करंट है। जैसे अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री भारत आए थे, सही है। और केंद्रीय विद्यालयों की यात्रा करके विजिट करके गए, तो आपको पता होना चाहिए, ये सब पूछे जा सकते ये पूछे जा सकते हैं। साथ में शिक्षा कब कब बदली, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा कि आपका 1833 से जो बेंटिक के समय चेंज आया, मैकाले ने किए, उससे लेके अब तक की NEP 2020 तक का शिक्षा में कब कब बदलाव आए। बच्चे कहते इतने कैसे पढ़ पाएंगे?
बहुत ज़्यादा तो नहीं है, देखिए मेन हाँ। बच्चे कहते हैं तो कैसे पढ़ पाएंगे, लेकिन अब आपको ये पता होना चाहिए ना कि पहले हम किस मीडियम में पढ़ते थे, आप किस में पढ़ रहे हैं। पहले हमारी एजुकेशन कक्षा 1 से प्रारंभ होती थी। हम सबने देखा हमारे केवी में भी कक्षा 1 में एडमिशन होते थे, अभी भी हाँ। लेकिन नहीं, नई एजुकेशन पॉलिसी ने कह दिया नहीं, आपको तो बच्चे जब छोटा है उस समय पढ़ाना है। और बाल वाटिका नाम का एक कॉन्सेप्ट नया, मतलब जो यूकेजी एलकेजी वाली बात, हाँ, नर्सरी एलकेजी यूकेजी, ये पूरे भारत में लागू होगा। अच्छा, ये नई एनईपी में था। सही सही सही। तो अगर आपको इतना पता ही नहीं तो आप टीचिंग करेंगे कैसे? सही बात है। तो एजुकेशन आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी। तो चलिए अब इंटरव्यू पे आते हैं। तो ये सारी बातचीत होने के बाद कितना देर आपने कहा इंटरव्यू चला? 17 से 18 मिनट मेरा इंटरव्यू चला। यानी कि लंबा चला आपका? हाँ, लंबा चला। वो इतिहास की बातें ही लंबी हो गई, इसलिए लंबा हो गया। तो कितने, मतलब आपको कितने लगभग परसेंटेज प्रश्नों का जवाब दिया? कुछ ऐसे भी प्रश्न आए जिसका जवाब नहीं दे पाए? हाँ, एक प्रश्न ऐसा रहा कि संस्कृत का कोई धातु रूप पूछा था। अच्छा। वो धातु रूप में इतने याद नहीं थे, तो मैंने उसका भी उत्तर नहीं दिया कि मैं गलत उत्तर दूं। तो आप उस गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए हमें कि मैंने पढ़ा नहीं। अगर पढ़ा है तो आप ये कह सकते पढ़ा तो था लेकिन स्मृति में नहीं आ रहा, मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन हम उसको ज़बरदस्ती उत्तर दें तो वहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट जाता है कि इसको कुछ आता ही नहीं। अच्छा। क्योंकि आपको नहीं आता ना, तो उसको पता है कि इसको ये नहीं आता, लेकिन अगर आपने गलत उत्तर दिया तो उसको ये पता है कि ये तुक्के लगा रहा है, जबरदस्ती कर रहा है। इसलिए तुक्के वहाँ पे इंटरव्यू में नहीं लगाना। आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आपने एक प्रश्न का जवाब नहीं, वर्ड वगैरह लिखवाया आपसे? वर्ड नहीं लिखा है। हाँ। बोर्ड पे जाने का मौका ही नहीं दिया? बोर्ड तो पहुँचाया ही नहीं मुझे। उन्होंने वहीं बैठ के मुझे संस्कृत की किताब दी। कौन सी क्लास की? 7th क्लास की बुक थी। ठीक है। यद्यपि उस पर कवर लगा के रखते हैं, वो तो आपको क्लास पता नहीं चलेगी, आपको तो खैर पता, लेकिन वो टॉपिक जो चैप्टर था वो पता था। तो उन्होंने क्या कहा कि आप बुक खोलिए, जहाँ खुल जाएगी वहीं पढ़ना है। अच्छा, ऐसा? हाँ। तो मैंने बुक खोली तो उनको उन्होंने पढ़ना के लिए कहा। क्या खोला? तो उसमें एक चैप्टर त्रिवर्णा ध्वजा, हाँ, चैप्टर ओपन हुआ, कक्षा 7 का था इसलिए मुझे याद है। और त्रिवर्णा ध्वजा में हमारा तिरंगे का वर्णन था। तो उन्हें कुछ नहीं कहा, बस पढ़ो। पढ़ना शुरू। वो यद्यपि हमारा प्रोनाउंसिएशन देखना चाह रहे हैं, हाँ, कि मुझे संस्कृत पढ़नी आती भी है या नहीं। तो मैंने पढ़ना शुरू किया, 4-5 लाइन ही पढ़ी होंगी कि उन्होंने कह दिया बंद कर। मतलब पॉजिटिव था नेगेटिव? हाँ, मुझे तो पॉजिटिव ही लग रहा है क्योंकि नंबर ज़्यादा है। उच्चारण मतलब सही सब कुछ? हाँ, उच्चारण सही था। यद्यपि हम लोग संस्कृत मीडियम से ही पढ़े हैं, तो उच्चारण में तो कोई दिक्कत नहीं थी। फिर उन्होंने एक प्रश्न और किया, संस्कृत में कौन कौन से ग्रंथ पढ़े। अच्छा। तो मैंने यद्यपि ज़्यादा बता दिए थे, मतलब उतने पढ़े नहीं थे। हाँ। नाम कमांड था ना, वो ये जीके वाले। आपको वहाँ पर वो नहीं बताना जो आपने नहीं पढ़ा, क्योंकि फंस सकते हो। जबकि वो क्लू दे रहे। जैसे मैंने उनसे कहा कि मैंने साहित्य दर्पण पढ़ा है, तो उन्होंने कहा कितने परिच्छेद, तो मैंने तो सेकी बगाड़ने के लिए बोल दिया 10 के 10। यद्यपि मैंने पढ़े थे, लेकिन आपका जहाँ कमांड ना हो उसको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता आपके सिलेबस में क्या था। तो अब मैंने कहा 10 के 10। तो उन्होंने कहा महाकाव्य का लक्षण बताइए। और ये भी सत्य है कि जो इंटरव्यू ले रहे हैं ना, उनको भी ग्रंथों की मोस्ट विषय के बारे में ही पता होता है। सही सही सही। सारा टॉपिक तो वो भी नहीं जानते, तो जो सब जानते हैं वो आपको जानना चाहिए। हमारी तरह के कोई टीचर होते हैं, वो कोई बड़े। हाँ। तो वो, लेकिन वो महाकाव्य का जो लक्षण मुझे पूछा वो 10 श्लोक में था। अच्छा, 10 श्लोक में? हाँ। अब आपको वहाँ पर गलत उत्तर भी नहीं देना है और सही बताना है। लेकिन आपको 10 के 10 श्लोक याद नहीं तो घबराना नहीं, बड़े कॉन्फिडेंस में बोलना चाहिए। क्या पता वो 2 के बाद रोक दे। तो आपने कैसे किया? तो मुझे श्लोक याद थे 3-4। मैंने शुरू किया सर्ग बंधो महाकाव्यम तत्रैको नायकासुरा। उन्होंने थोड़ा सा देखा, बोले ठीक है। वहाँ तक यहाँ कमजोरी थी, वहाँ पहुँच ही नहीं पाए। क्या बात है। क्योंकि वो भी अब 10 श्लोक आप सुनाओगे ना, तो 3-4 मिनट लग जाएंगे, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है। और भी श्लोक याद करके कहते? हाँ, वैसे मैं जैनिज्म में पढ़ा हूँ और मैंने एक संस्कृत के अंताक्षरी भी मैं पार्टिसिपेट किया है। मुझे 1000 श्लोक के आसपास पहले से याद थे। बाप रे। जैनिज्म के और संस्कृत के कुछ थे। जब जैनिज्म के श्लोक याद हैं तो हम वो भी सुना सकते थे। नहीं, ये एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि आप संस्कृत में तो जैसे आपने पढ़ाई लिखा है 10वीं तक सारे सब्जेक्ट की, फिर आपने संस्कृत 11, 12 ग्रेजुएशन, इसके बाद आपने इतिहास से हमें कर लिया। इस तरह के कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने संस्कृत से डिग्री तो ली है,
और सब कुछ है, सीटेट वगैरह सब पास है, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं है। हाँ, डेप्थ नहीं, ऐसा भी है। तो वो डर रहे हैं। हाँ, संस्कृत में वो डर रहे हैं। तो सबसे अच्छा है कि अभी आपके पास, मुझे लगता है कि मई तक इंटरव्यू होंगे। अच्छा, उसके पहले मुझे नहीं लगता, संभव नहीं है। क्योंकि मार्च आ गया है, अभी तो आंसर की प्रोविजनल आई है, फिर क्लियर होके आएगी, फिर रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट के बाद इंटरव्यू के बीच में कम से कम 15 दिन तो देते हैं। मतलब ये अनुमान है, ये अनुमान है कि मई तक संभवतः जा सकता है। तो एक महीने में सबसे पहले क्या करें, 6th 7th 8th ये, हाँ जी, इन 3 क्लास की संस्कृत तो पढ़ ही लें। 6th 7th 8th ये अदर सब्जेक्ट के बाद इंटरव्यू केवल संस्कृत में नहीं हो रही है, ये हिंदी के लिए भी वही बात है। हाँ बिल्कुल, हो सब विषय के लिए। क्योंकि आपको जब टीचर बनना है, जिन क्लासेस को पढ़ाना है उसके बारे में सारा नॉलेज होना चाहिए अपने सब्जेक्ट का। क्योंकि वो आपके सामने बड़े बड़े ग्रंथ ला के नहीं रखेंगे कि रामचरण शुक्ल का हिंदी रख दिया हो कि बड़े उन्होंने बिपिन चंद्रा के इतिहास रख दिया, ऐसा नहीं रखेंगे। वो तो वही रखेंगे, लिमिटेड किताबें, वहाँ लाइब्रेरी तो है नहीं। जिस बोर्ड में इंटरव्यू हो रहा है उस बोर्ड में उस टॉपिक की एनसीईआरटी की किताबें रखी, ठीक है, वही आपसे पढ़ाने को कहेंगे। और पढ़ाने में 2 ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। पहला तो वही कह सकते हैं आप अपने मन से पढ़ाओ, ज़्यादातर यही होता है। हाँ, ज़्यादातर 70% मैंने बातचीत की तो यही लगता है। लेकिन कुछ लोग क्या कह देते हैं, इस क्लास का ये चैप्टर पढ़ाई जी। तो यद्यपि आपको वो नहीं भी आता, मैं इसलिए पढ़ने को कह रहा हूँ कि आपको डेप्थ नहीं आए तो कम से कम उस टॉपिक के बारे में सुना तो हो, चैप्टर के नाम तो जानते हो। लेकिन अब कई बार होता क्या है कि हम चैप्टर पढ़ाने पहुँच गए, चैप्टर के बारे में कुछ है ही नहीं। और बीएड में हमने पढ़ा होगा ना पूर्व भूमिका, यस, उस चैप्टर तक ले जाने के लिए आप क्या चर्चा करोगे, क्योंकि आपको चैप्टर के बारे में कुछ पता ही नहीं। चैप्टर शुरू करने से पहले 1-1.5 मिनट आपको बच्चों से कन्विंस करना है, जो वो कन्विंस तब हो पाएगा जब आपको चैप्टर का पता होगा। इसलिए इतना तो पढ़ के जरूर जाना चाहिए। अच्छा, और पढ़ाने जाएं तो बोर्ड का डेकोरम आपको याद होना चाहिए। इस पे हम बात करेंगे बोर्ड पे, क्योंकि आप टॉपिक तैयार करके गए थे, आप भले नहीं पूछा, बोर्ड वाला कोई टॉपिक तैयार करके गए थे, सोचा था कि हाँ मैं सोचा था मैंने कि, तो मैंने भी उसमें हर क्लास से एक टॉपिक ऐसा तैयार किया था जो मेरे जीके को रिलेट करे। देख रहा है, खींच के वही ला। जैसे मैंने 7th क्लास में त्रिवर्णा ध्वजा, 8th क्लास में सप्तभगिन्या 7 सिस्टर्स, और अच्छा, हाँ, अब इससे पहले कौन सा बताया आपने? त्रिवर्णा ध्वजा। अच्छा, तिरंगे का 7वीं में था। सारा पता है इनको, रेशियो कितना होता है, लंबाई कितनी होती है, तो मैं बच्चों से चर्चा कर सकता हूँ। क्या बात है। हाँ, और आप उस टॉपिक की डेप्थ में भी जा सकते हैं, जितना वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे आप उतना। और टॉपिक बताइए, टॉपिक बता दीजिए साहब। बस मैंने तो 2 टॉपिक, फिर ये कमेंट में मुझे गाली देंगे कि इंटरप्ट करते हैं। हाँ, क्लास वाइज मैंने टॉपिक डिसाइड किए थे कि जो जीके से संबंधित हो। कुछ टॉपिक ऐसे भी मतलब मैंने पढ़ाई करके गया। नहीं, आपने 6th का बताया, 7th का सारा बता दीजिए ना टॉपिक। 6th में मैंने कृषिका कर्मवीरा, अच्छा, वो श्लोक वाला चैप्टर था, और 7th में त्रिवर्णा ध्वजा, ठीक है, और 8th में सप्तभगिन्या, अच्छा, ये चैप्टर किए थे। फिर मैंने और अलग अलग, जैसे एक पंडिता रमाबाई, ज्योतिबा फुले, इस पे आपको डेप्थ है जीके का ये। हाँ, मतलब मैंने वो चैप्टर लिए थे जिनको मैं उस चैप्टर के अलावा भी जानता हूँ। फिर एक तो ये तरीका हो गया, संस्कृत हो या हिंदी हो। दूसरा तरीका क्या होना चाहिए, एक श्लोक वाला भी आपको पढ़ के जाना हो। ये तो गद्य में हो गया, एक पद्य में भी पढ़ के जाना होगा। हिंदी में जैसे कविता है, संस्कृत में श्लोक हैं, इनको पढ़ के जाना ही चाहिए। मेरे से तो उन्होंने कहा था आपको श्लोक आते हैं, कोई सा भी सुना दो। अच्छा, सुना हो सकता है कि आपको कहते हैं क्लास 7 से सुनाओ, क्लास 8 का सुनाओ, तो ऐसा आपको क्लास वाइज भी 2-2 4-4 श्लोक। ऐसा नहीं ना कहेगा भगवत गीता का सुनाओ, भगवत गीता का सुन सकते हैं। तब जब आपसे पूछेंगे ना कि आपने कौन कौन से ग्रंथ पढ़े, उसमें अगर आपने भगवत गीता का नाम ले लिया तो पूछेंगे। जैसे मैंने नाम लिया था नीति शतक का, तो नीति शतक का एक श्लोक पूछ लिया। आपको जितना आता हो उतना ही बताना है, नहीं तो वो आपसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन उनके पास तो तैयार रखे हैं। और आपको बस इतना याद रखना है कि चैप्टर्स तो सारे पढ़ के जाने हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग करके जाने हैं। आप संस्कृत में पूरी तरह से मतलब कम्युनिकेट कर लेते हैं या कन्वर्सेशन कैसी है आपकी? संस्कृत में कन्वर्सेशन बच्चों के साथ बहुत अच्छी है और बड़ों के साथ भी अच्छी है। तो मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं है उसमें भी, संस्कृत में पूरी तरह से मतलब मैं ये जानना चाहूँगा, इंटरव्यू में आपने सभी प्रश्नों का जवाब संस्कृत में दिया? नहीं, हाँ, मैंने परिचय संस्कृत में दिया। अच्छा, इसके बाद जो संस्कृत के प्रश्न थे उनका संस्कृत में उत्तर दिया, जो हिंदी में आते गए वो हिंदी में दिया। मतलब इतनी अच्छी है कि संस्कृत के प्रश्नों को आप संस्कृत में जवाब हाँ, संस्कृत में जवाब दे ना सकते।
अच्छा। और थोड़े थोड़े कुछ क्वेश्चंस तैयार करके भी जाने चाहिए कि जिनका जवाब संस्कृत में दे सके। जैसे जिस प्रश्न को आप नहीं जानते तो आप उसका उत्तर तो आपको पता हो ना कि आप संस्कृत बोला हम ना जाना मी। बस बस ये तो लाइन है। तो उनको ये तो पता कि इसको संस्कृत तो आती है, ये टॉपिक नहीं आता। नहीं मुझे नहीं पता, ऐसा नहीं चलेगा। तो अब प्रवेश करने के लिए संस्कृत, धन्यवाद देने के लिए संस्कृत, जो कॉमन है वो आपको आनी चाहिए। आप वहाँ हाय हेलो नहीं कर सकते, मैं कमिंग सर नहीं बोल सकते। बोलेंगे तो फिर वो संस्कृत के डेप्थ में जाएंगे, फिर वो अंदर ले जाएगा। आप पहले से बता दो ना कि मुझे संस्कृत आती है, तो नहीं पूछेंगे। तो मतलब इतना मतलब अच्छा अपने माहौल मतलब ये देखो। अच्छा आप बताना चाहें कितना नंबर आता है इंटरव्यू में सर? 56। क्या बात है, जोरदार ताली बजाओ भाई। मेरे 56 नंबर मुझे दिए। हाँ। और पहले मेरी 17 नंबर था, वो इंटरव्यू के बाद फिर 10वां नंबर हो गया। मतलब इंटरव्यू में इतना जंप कर गए हम। अच्छा रिटर्न में 17वां? हाँ, एक्चुअली जो लिस्ट आई थी तो हमने अंदाज लगाया था कि ऊपर नीचे भी मेरे कुछ मित्र थे, आगे पीछे जो उनके मार्क्स आंसर की से देखे मेरे भी, तो पता चला कि संभवतः ये रैंक के वाइज लिस्ट आई। पढ़ाने का एक फायदा मिला था उसका वहाँ पे। तो फिर जब मुझे पता चला 17, फाइनली वो 10th हो गया। मेरे एक मित्र का 24 था, उसका 9th हो गया। अच्छा। हाँ। उसका इंटरव्यू कैसा, मतलब थोड़ी बातचीत किए हो तो बताएं समरी में, थोड़ा सारांश में। उसके इंटरव्यू में बस इतना ही था। और लास्ट में वो सिंबल भी देते हैं, जब आपका इंटरव्यू पूरा हो जाता है तो कुछ सिंबल्स भी देते हैं। कभी कभी वो सिंबल्स हानिकारक हो सकते हैं, कभी कभी फायदे वाले। सिंबल्स मतलब? सिंबल्स जैसे मेरे उस मित्र से कहा था तुम्हारे भाग्य का उदय होगा। अच्छा। मुझे लड्डू खिलाया था। कईयों को ऑल द बेस्ट कह देते हैं। हाँ, किसी को टॉफी दे देते हैं। तो कई बार बहुत बुरा होता तब भी दे देते हैं कि भाई तुम्हारा भगवान कल्याण करे। तो लेकिन जब आपका इंटरव्यू थोड़ा ज़्यादा चलता है तो इससे तो समझ में आता है कि वो आपसे रुष्ट तो नहीं है, दुखी तो नहीं है। नहीं तो वो 2-3 मिनट में भी बाहर भेज सकते हैं। और ये बात याद रखना, आपकी डेमो क्लास जितनी लेट शुरू हो रही है ना, इसका मतलब आपके नंबर उतने बढ़ रहे हैं। सही सही सही, सही। क्योंकि जब वो आपसे परेशान हो जाएगा ना, तब वो डेमो पे भेजेगा। जब तक उसको आपसे बात करके आनंद आएगा तब तक वो डेमो पे नहीं भेजेगा। कई बार पैनल थक जाते हैं और लास्ट में ये सब। हाँ, लास्ट में तो फिर 5-5 मिनट में बाहर करते जाते हैं। तो उस समय वो T20 है ना, स्टार्टिंग में वो टेस्ट मैच ही खेलते हैं। स्टार्टिंग में तो जम के बात करते हैं। हाँ, लास्ट में फिर उनको लगता है कि अब मेरे भी घर जाने का समय हो गया है, तो वो भी हमारे जैसे टीचर थक गए एकदम। तो फिर वो लास्ट में क्या करेंगे ना, जल्दी जल्दी पूछेंगे, सीधा डेमो पे खड़ा कर देंगे, डेमो की 4 गलतियां पकड़ेंगे, लिख देंगे, मार्क्स कम कर देंगे। तो कैसे करें इसको हैंडल? तो फिर आपको परफेक्ट होके जाना पड़ेगा। जैसे कि आपको अब स्टार्टिंग करने के लिए 10 बॉल नहीं है, पहली बॉल पर जाके आपको पारी सुरानी है, तो फिर आपको वहाँ पे टोटल संस्कृत में आना पड़ेगा। और ये पहले ही पता चल जाता है कि आपके जो बोर्ड बनते हैं उस बोर्ड में कौन सा नंबर है। जिस दिन इंटरव्यू कॉल आता है उस समय आपको पता चल जाता है। तो इसमें तो आप फ्री रहते हैं। तो आपको पहले तैयारी बहुत कुछ करके जाना है और वहाँ डरना नहीं है। नहीं, अब लास्ट में बारी आएगी तो डरेंगे ही ना, आप जो कह रहे हैं उसके हिसाब से। हाँ, लेकिन सबका तो ऐसा नहीं है ना, सब ऐसा नहीं होता है, समझदार। हाँ, अगर टाइम से शुरू होता है तो ऐसा नहीं है। दूसरा, डरना इसलिए भी नहीं कि आपको पता है कि मैं पढ़ के आया। सही है। और एक आध नंबर कम भी हो जाएगा तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 30% का वेटेज है, 70 आप पहले कर चुके हैं। हाँ, वही तो बात है। 70% तो पहले लेके आई गए। अब उसमें क्या है, 3 में से आपको 1 में आना है। 3 गुने बुलाते हैं तो 3 में से 1 में आना है। तो आप बिना डरे बस पढ़ते जाइए। 3 गुना बुलाते हैं मतलब? 3 गुना बुलाते हैं। अच्छा। जैसे 100 पोस्ट है तो 300 लोगों को बुलाएं। अच्छा। कई तो लोग उसमें ज़्यादा दिक्कत तो है नहीं। कई लोग ये कहते हैं कि इंटरव्यू में फेल कर देते हैं। ये फेल पाल का क्या चक्कर? फेल तो जहाँ तक मेरे हिसाब से, आप बताइए। हाँ, ये चर्चा अभी कुछ दिन पहले भी हमारे यहाँ चल रही थी कि केवी के इंटरव्यू में 5 नंबर भी दिए 60 में से। मेरे पास अभी फोन में लिस्ट है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि 10 नंबर वाला सिलेक्ट हुआ है। 10 नंबर जिसके इंटरव्यू में आया वो भी सिलेक्ट होके टीचर है 60 में से। 60 में से। अच्छा। क्योंकि उसके रिटर्न में इतने ज़्यादा थे। तो जनरली कहा जाता है 33% तो देते हैं जनरली। नहीं, ऐसा कुछ केवी नहीं? के मैटर में ऐसा कुछ नहीं। रियल में देखा आपने कि वो 10 नंबर मिला है? मैं लिस्ट अभी दिखा सकता हूँ कि मेरे पास 10 नंबर हैं, और 10 नंबर लाके वो सिलेक्ट की लिस्ट है, उसमें वो है। और कई मुझे लगता है 40-45 लाके भी फेल होते होंगे। हाँ बिल्कुल,
रिटर्न में आप अगर बॉर्डर पे हैं, माना कि 90 नंबर कट ऑफ गई है और आप 90 पर ही हैं, तो 56 वाला पास करके जाएगा ना, 40 वाला बाहर हो जाएगा। और जो पहले से ही 90 की जगह 105 लेके आया है वो तो 25 में भी अंदर हो जाएगा ना। तो वहाँ पर अगर आप बॉर्डर पे हैं तब आपको ज़्यादा तैयारी करने की जरूरत है। और ये बॉर्डर पे है या नहीं है ये सबको स्वयं पता है, कोई किसी का नहीं बता सकता कि उसके नंबर कितने हैं। सही बात। यद्यपि कई बार हम लोग नंबर कुछ बढ़ा के बता देते हैं दोस्तों के बीच में तो उसको पता है कि उसके नंबर कितने हैं। पीआरटी के बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट पीआरटी के ही हैं। बिल्कुल। और आपने तैयारी करवाया है इंटरव्यू का, आपने लगभग 1000 के आसपास सैकड़ों बच्चों को फेस किया है, देखा है उसकी कमजोरी ताकत को। उनको क्या सलाह देंगे, क्या सब थोड़ा सा समरी? पीआरटी में सारे प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में देने हैं पहला। अच्छा नहीं सर, अब ये डरा रहे हैं आप। नहीं मैं डरा नहीं। गांव के बच्चे हैं उनको क्या, जो गांव के बच्चे हैं बिल्कुल नहीं जानते इंग्लिश। देखिए आपको इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पीआरटी को सारे सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं। अच्छा, पीआरटी सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोस्ट नहीं है। अब आपको वहाँ पहुँचने के बाद इंग्लिश भी दी जा सकती है, मैथ भी दी जा सकती है, ईवीएस भी दे सकते हैं। आप वहाँ पे कैसे अपने आप से हिंदी भी तो दे सकते हैं, लेकिन देंगे नहीं ना। क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? आप साउथ में चले जाएंगे तो ज़रूरी है कि आपको हिंदी देंगे? वो प्रिंसिपल और हेडमास्टर पे डिपेंड करता है ना कि किसको क्या देना है। क्या पता आपसे भी इंग्लिश में भी कोई और हो तो पहले उसको हिंदी दी जाएगी ना। ये भी बात है, अब ना मान के चलें। तो हम कोशिश करके चलें कि हम अंग्रेजी में उतना नहीं तो इतना तो समझ पाएँ कि हम उसको टॉपिक समझा सकें, वर्ड्स कमांड कर लें। जैसे मैं अपने बताता हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो मैंने क्या कर रखा था कि इंग्लिश नहीं आती, सिलेक्शन लेके जबरदस्त है, मतलब ये हाँ। मैं कोचिंग पढ़ाते टाइम की बता रहा हूँ जी। मैं हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने एक ही राइटर की 2 बुक खरीदी। सेम। हाँ, अब एक राइटर की 2 बुक खरीदी, मैं लाइन चला रहा हूँ, इसमें ये शब्द आया, इसमें ये शब्द आया, तो हिंदी के वर्ड को मैंने इंग्लिश में रट लिया। जैसे अपने वैश्विक काल को आप कहेंगे कॉलोनियल पीरियड। हाँ, जैसे कि उसमें आया सैनिक थे सुभाष चंद्र बोस, तो कमांडर आपको याद होना चाहिए। वर्ड है। प्रागैतिहासिक है तो प्री हिस्टोरिकल आपको याद है। ऐसे काम चला रहे हैं, देख रहे हो। अब इसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं का इंग्लिश क्या है मुझे भी नहीं पता। ये भी काम चला रहा है, देख रहा है भी ना। उसने युद्ध किया है। अब युद्ध तो पता है, वॉर होता किया है नहीं पता। वो इसलिए नहीं पता किया कि जो इंग्लिश मीडियम वाला है वो उसको जानता है। बस 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 बस। वो कहाँ फंसेगा? उस वर्ड पे। जब आप समझाओगे तो टर्म्स अगर आपको आती हैं तो कॉन्सेप्ट फिर वो समझ पाए। मैं 10th क्लास में मैथ्स पढ़ा रहा था, उस समय मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, एक हॉस्टल में। तो बच्चा आया इंग्लिश मीडियम की बुक, मैं समझ गया x² + x + 3 = 0। तो मैं उसको फैक्टर करना तो जानता था। मैंने कहा बेटा मैं सॉल्व तो कर दूंगा, मुझे लेंस टू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट ये सब नहीं लिख पा, उस समय नहीं आता था। तो कह रहे तो बच्चे ने कहा सर आप सॉल्व कर दो, वो सब मत लिखो, वो तो हम लिख लेंगे। बिल्कुल। तो जो आप बता रहे हैं, आप जो कह रहे बिल्कुल सही है कि आप एक सर्किल पढ़ा रहे हैं, तो हम हिंदी मीडियम वाले वृत्त जानते हैं। हाँ, अब वो डायमीटर क्या है और आर्क क्या है, अब उसकी रेडियस क्या है। हाँ। हम तो फिर रटे हैं ना, ये तो त्रिज्या है। अब रेडियस बोलना सीख, अब रेडियस बोलना सीख गए, कॉर्ड सीखे, सरकमफेरेंस सीखे, तो वो आप वहां जाके भी सीख जाएंगे। मतलब डरने की बात। लेकिन आपको कम से कम समझा सकें इतना तो आना चाहिए ना। जब आप पढ़ाएंगे, देखिए टिपिकल हिंदी मीडियम के मतलब स्टूडेंट और टीचर है, और इन्होंने बड़े बड़े कोचिंग में शानदार तरीके से बड़ी बड़ी क्लासेस को, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों को आपने पढ़ाया। हाँ, मतलब उसमें तो DU के बच्चे पढ़ने आते थे, जो इंजीनियरिंग करके आ रहे हैं वो पढ़ने SSC की तैयारी करने आते थे। तो उनके मुकाबले तो अपनी इंग्लिश कुछ भी नहीं है। लेकिन वहाँ पर उनका भी उद्देश्य क्या है कि उनको टॉपिक समझ में आना चाहिए। बस ऐसे आपका इंटरव्यू वाले भी आपका डेप्थ नहीं देख रहे हैं, वो आप में वो देखना चाह रहे हैं कि आप कक्षा 1 से 5 तक को पढ़ा सकते हैं या नहीं। ऐसा भी होगा कि वो आपको इरिटेट करेंगे, वहाँ पे गुस्सा नहीं करना है। क्यों? वो बच्चे बन जाएंगे, बच्चे क्लास में इरिटेट कर सकते हैं, और आपने गुस्सा किया मतलब वो समझते हैं बच्चों को पीटेगा, तो आपको वहाँ पर उनको हंसकर फेस करना है। वो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो लगे क्या बचपने जैसे प्रश्न पूछ रहे हैं। आपको इतना भी पता, ये नहीं बोलना है। हाँ, तो आपको वहाँ पर अच्छे से फेस करना है और उनको बच्चा मान के पढ़ाना है, क्योंकि वो बच्चा बन के क्वेश्चन करेंगे। तो आपको वहाँ पर भी कोई गुस्सा अग्रेसिव नहीं होना है, बड़ा शांति से आपको पढ़ाते जाना है।
मई में यदि आपने अनुमान, आपने ही बताया पहले टीचर हैं क्योंकि सब कुछ जानते हैं ना, तो मई में अनुमान लगाया मतलब कि इंटरव्यू हो सकता है, तो मई में आप थोड़ा साथ दीजिएगा इन एस्पिरेंट्स वगैरह को। मैं कोशिश करूंगा आपके पास आता रहूं। जी जी। मई का अनुभव इसलिए भी कह सकता हूं कि मई में केवी की छुट्टियां हो जाएंगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो प्रिंसिपल्स वगैरह इंटरव्यू के में बैठते हैं, इंटरव्यू पैनल में कहीं ना कहीं एक प्रिंसिपल बैठते हैं, तो वो भी थोड़ा सा फ्री रह सकते और हैं। प्राइमरी में एचएम होते हैं। हाँ, एक एचएम के साथ एक प्रिंसिपल भी होता है। अच्छा, ऐसा पैनल बनता है। तो दूसरी चीज़, रिजल्ट को देख के भी कह सक रहा हूँ, लेकिन फिर भी इसको परफेक्ट हम नहीं मान सकते हैं। इतना ज़रूर है कि रिजल्ट आने के बाद 15 दिन मिलेंगे। रिजल्ट कम से कम 15 से ज़्यादा ही। हाँ, मिनिमम 15 दिन मिलेंगे। अभी हम देख सकते हैं ना, डायरेक्ट का एक रिजल्ट आया, जब 26-27 फरवरी में एक रिजल्ट आया था, शायद आपको याद होगा, डीसी का। हाँ, उसके इंटरव्यू 13 मार्च को है। तो उनको भी 15 दिन तो मिलेंगे, मिला। तो फिर नए बच्चों को तो स्वाभाविक है 15 दिन से ज़्यादा का टाइम मिलेगा ही मिलेगा। अब बाकी केवी इतने जल्दी एग्जाम करा लिया, तो हो सकता है कि टाइम कम भी दे, फिर भी 15 दिन तो तैयारी के लिए भी चाहिए। किसके लिए? डॉक्यूमेंटेशन के लिए, क्योंकि वो उसमें लिख के देंगे डिग्री चाहिए। हो सकता है आपने मार्कशीट है, डिग्री ना हो, अब आप उस यूनिवर्सिटी जाएंगे, डिग्री के लिए अप्लाई करेंगे, निकालेंगे, इसलिए वो 15 दिन तो देते थे। नहीं, एक और आपने डिग्री से चर्चा कर दी, तो कुछ बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि उनका मतलब जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है, जो उन्होंने कहा था सर्टेन डेट को, लेकिन यूनिवर्सिटी ने मार्कशीट या डिग्री नहीं दी है, तो उनको डिस्क्वालीफाई कर देंगे क्या? नहीं करेंगे। अच्छा, उसमें क्या है, प्रोविजनल मार्कशीट आपको मिल सकती है। यस, प्रोविजनल डिग्री भी मिल सकती है, 6 महीने वैलिड होती है। हाँ, तो अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तब, और या चाहे तो अभी से, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा डिले तो होगा नहीं। सही सही सही। तो आप लोग को जो डिग्री कंप्लीट है, नहीं है, इनकम्प्लीट है, वो सारे के लिए अप्लाई आज ही कर दो। तब तक एक प्रोविजनल आएगा, हर चीज़ प्रोविजनल 6 महीने तक वैलिड है। तो आज मार्च चल रहा है, सितंबर तक वैलिड होगी, तब तक तो गारंटी है कि इंटरव्यू हो चुके होंगे। आप तब भी नहीं हुए तो 6 महीने में प्रिंट होके ओरिजिनल भी आ सकती है। सही बात है, लेकिन डिस्क्वालीफाई जेन्युइन केस है तो नहीं करेंगे। लेकिन वहाँ पर नहीं होगी तो कर देंगे। कहाँ पे? इंटरव्यू बोर्ड जब बैठेगा आपको डॉक्यूमेंट चेक करने, प्रोविजनल भी नहीं होगी तो बाहर कर देंगे। सही बात है, तो आप माना प्रोविजनल तो यूनिवर्सिटी कभी भी दे सकता है, क्योंकि वो हैंड रिटन है, 2 मिनट में बना के वो कभी भी दे दे देते हैं। प्रोविजनल का यही मतलब है कि तत्कालिक है, मतलब आपको दिया। और इसमें भी नहीं डरना कि आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की नहीं है, ओरिजिनल। अच्छा, फाइनल की ओरिजिनल चाहिए, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मार्कशीट जरूर चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं ग्रेजुएशन के लेके चले गए, लेकिन केवी की जो कंडीशन है ना, पर्टिकुलर ईयर में भी 50%, वो कहाँ से चेक करेंगे? इसलिए आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मार्कशीट भी ग्रेजुएशन वाली ही लेके जाना है, मात्र डिग्री और थर्ड ईयर की नहीं लेके जाना। ऐसे ही पीजीटी में होगा। सही बात है। हम तो कुछ और ही कर लेते नहीं तो क्योंकि सामान्यतः फाइनल ईयर की मार्कशीट ही लगती है हर बोर्ड में, सब जगह, क्योंकि वहाँ पर 50% वाला नियम नहीं है, केवी में ही है, इसीलिए आपको यहाँ पे तीनों लेके जानी है। सही बात है। अच्छा, बातों से लग गया होगा कि इनका 56 नंबर कैसे आया। मैं तो 60 देता, मैं पैनल में होता तो आपको। अब वो तो पैनल वाले ही है, क्योंकि सारे के सारे नंबर देते नहीं है मोस्टली। हाँ, 60 में से 60 कोई नहीं था। सही बात है, कहीं ना कहीं कोई कमी तो मतलब हाँ, परफेक्ट। और फिर क्या है, परफेक्ट वो देंगे, इसका मतलब सब वो बाद में क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते। सही 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 सही। क्योंकि जैसे 60 के 60 दे दिए, हाँ, तो उनके ऊपर भी कुछ है ना। हाँ, वो पूछ सकते हैं, उनको ये तो याद नहीं है कि किसको दिए मैंने 60, हाँ, क्या क्वेश्चन किए थे, तो उनको हो सकता है कि उनसे पूछा जाए आपने 60 दी, कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई मिला, किस बेस पे दिए। बाकी उनका खुद का, उनको क्या, 56 नंबर का मतलब पूर्णता ही है। मुझे मानता हूँ कि 50 मैक्सिमम इतने ही 55 क्रॉस कर जाना मतलब कंप्लीट है। तो व्यक्तित्व से आपके सब्जेक्ट की झलक, जो मैं कहता रहता हूँ, आता है। आप में आवाज़ की खनक है, मतलब इंटरव्यू पैनल बोर्ड के सामने इन्होंने डरा नहीं, अपनी बातों को रखा, डिक्लाइन भी किया, क्वेश्चंस को पढ़ाने की नौबत नहीं आने दिया, और फिर भी मतलब शानदार तरीके से सेटिस्फाई किया पैनल को। यही अदा होनी चाहिए आपके इंटरव्यू को फेस करते समय, मुझे लगता है। हाँ, और बड़ा, बस सबसे बड़ा एक चीज़ है कि आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बस, और डरना बिल्कुल नहीं। नहीं आता है तो एक्सेप्ट करना आना चाहिए। यदि ये यूट्यूब पे अपलोड होगा
और ये बड़ा वैल्यूएबल आपने एक एक बात बताई है। तो यदि कोई कमेंट करता है, जेन्युइन प्रश्न होता है, तो आप थोड़ा सा, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप बीच में यदि कभी भी खाली हो तो आप थोड़ा सा, मैं कोशिश करूंगा जी, कि मैं आपके पास सभी प्रश्नों का नहीं तो कुछ वैल्यूएबल प्रश्नों का जवाब यूट्यूब पर जवाब दें। जी कोशिश यूट्यूब पे। और सर कमाल के नॉलेज रखते हैं, बहुत बढ़िया लगा आप आए हमारे चैनल पर और अपनी एक एक बात आपने शेयर किया इंटरव्यू का। ये मुझे लगता है केवल संस्कृत का, सभी सब्जेक्ट में ये, क्योंकि आपने जब तैयारी करवाई होगी तो सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई होगी, तो ये वो झलक दिखा आपके व्यक्तित्व में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी धन्यवाद।